स्टार्ट करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आपके सामने लिखी गई है कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें तक हिला देती है। क्योंकि सच्चे व्यक्ति के साथ हमेशा एक भगवान का साथ होता है। जब वो भगवान का साथ एक सही रूप लेता है तो एक झूठे व्यक्ति की जान तक भी ले सकता है वो। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की। रिसेंट एक प्ली एक सुप्रीम कोर्ट में गई, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर कोई एक पर्सन मेरे पास काम कर रहा है, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई तुझे मैं जितना बोलता हूँ उतना ही तूने काम करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा, मेरे अगेंस्ट कोई न्यूज़ नहीं छापेगा, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं छापेगा, तो क्योंकि उसकी सैलरी मेरे पे डिपेंड है तो वो हमेशा ये काम करे भी सकता है और करेगा वो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया वो यही केस था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें जानने का हक होना चाहिए। जे सबसे पहले आपको कोई पूछे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19(1) के अंडर में आता है। आर्टिकल 19(1) के अंडर में आता है। ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का। इसमें जो कुछ बॉडी का बना हुआ है वो बॉडी कौन कौन सी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल सकती हो, जिसका जो टेन्योर आता है वो 5 साल का रहता है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंटर इसमें सारा सारा जो इशू है वो नोटिफाई करता है कि इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो कितना टाइम रहेगा। ये स्टेट और सेंटर लेवल के ऊपर बातें होती हैं। आपसे कोई पूछे कि इसकी जो सैलरी होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो किसकी इक्वलेंट होती है, वो होती है इलेक्शन कमिश्नर के इक्वलेंट होती है। अभी इसमें रिसेंट पेंशन वगैरह को भी रिमूव करते हुए देखा गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, हाईएस्ट नंबर जो था वो टॉप पे था महाराष्ट्र, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटका। आप देख सकती हो कौन कौन सी जहाँ पे इंफॉर्मेशन या केसेस कौन कौन सी स्टेटों के सामने आए हैं और कौन कौन सी स्टेटों के अभी भी छुपे हुए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जी एक टाइमली, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहता है कि किस तरह से एक सिटीज़न को एम्पावर करता है। ट्रांसपेरेंसी पूरी हमें पता होना चाहिए, भाई एक कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कोई रेप केस है, कोई और केस है, किस मुद्दे पे बात चल रही है, किसको डेथ सेंटेंस दी जा रही है, किसको अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रही है। तो वो पूरी एक ट्रांसपेरेंसी को सामने रखता है ये। इसी में एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये जो बॉडी बनी थी इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में, अंडर द प्रोविज़न ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो था 2005 का। आपसे कोई पूछे कि ये कौन कौन से मेंबर की बॉडी बनी है, इसमें एक तो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसमें 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं हो सकते। इनको अपॉइंटमेंट की बात करें, वो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसमें भी रिकमेंडेशन रहती है प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं लोकसभा में, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर सुनिए, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर आता है इनका 65 ईयर, और इसमें द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं होती। जे लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ अ रिकमेंडेशन कमेटी फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो बताया मैंने, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर थे, ना कि प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड जेकर राइट ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन आएगा इसका राइट। तो ये है इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं। इसमें क्या है, टेन्योर जो है वो 65 ईयर का है। तो कितना लगता है, ओनली मेंबर आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन, नहीं। सिर्फ इसमें सेकंड ऑप्शन आना है राइट, क्योंकि तीसरे में अपॉइंटमेंट होती ही नहीं है, तो ये अपॉइंटमेंट कहाँ से आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हो इसका राइट आंसर, सारी लाइनें अच्छी तरह से पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, डेथ सेंटेंस बोलो या कैपिटल पनिशमेंट बोलो, इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं आप ध्यान से देख सकती हो और याद रख सकती हो। डेथ पेनल्टी हमारे देश में बात करें, फीमेल को अब तक जो डेथ मिली है वो 12 फीमेल को मिली है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, चाइना टॉप में आता है डेथ पेनल्टी में। इंडिया में अभी तक डेथ पेनल्टी 162 तक बोल सकती हो। टॉप में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? एक मोस्ट हीनियस और ग्रीवियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर हो तो तब डेथ सेंटेंस दी जाती है। अंडर आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड कौन कौन से डेथ पेनल्टी से जी जहाँ पे रेफर करते हैं, जैसे मर्डर हो गया, ये सेक्शन 302 के अंडर में आता है। डकैती जहाँ विद मर्डर 396 के अंडर में आता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 बी के अंडर में आता है। सारे सारे इंपॉर्टेंट है जी। डेथ पेनल्टी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, कभी कैपिटल पनिशमेंट पर भी यूज़ कर सकते हैं हम डेथ पेनल्टी को। एक होता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को एक माफ़ करने की, जहाँ पे एक मात्रा किसको, जो कि कन्विक्टेड हो, किसी ने कोई ऑफेंस किया हो। लेकिन कौन कौन सी पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, जहाँ पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाई अ कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट बोल सकती हो। द सेंटेंस इज़ द सेंटेंस ऑफ द डेथ। तो इस तरह सारा सारा ये जो क्राइटेरिया होता है, ये सारा एक प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। आपको कुछ टर्म के ऊपर ध्यान देना है कि पार्डन का मतलब क्या होता है, कम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री कर देना। कम्पिटिशन का मतलब होता है टफ पनिशमेंट को लाइटर में कन्वर्ट करना। और रिमिशन का मतलब होता है रिड्यूस पीरियड, यानी कि कोई हो सकता है किसी को, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, उसकी जो सज़ा है वो कम कर देनी है, लेकिन कोई करेक्टर वही रहेगा, कोई कुछ भी अगर दिया है करेक्टर वही रहेगा, उसका वो चेंज नहीं होगा। रेस्पाइट का मतलब होता है कम सज़ा दिलवाना इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन। रिप्रीव का मतलब होता है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि डेथ सेंटेंस कोई है तो उसके ऊपर रोक टोक करना, जिसका मीनिंग है रिप्रीव का। बात करते हैं जहाँ पे हम किसकी, ये है हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट जो हड़प्पन साइट की किसकी राखी गढ़ी, जहाँ पे अभी कुछ ज्वेलरी वगैरह को फाउंड करने की बात की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो फर्स्ट डीजी थे वो कौन थे, डायरेक्टर जनरल वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम थे वो। कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा टॉय, जहाँ पे विजिटर का आना भी रहता है। और ह्यूमन स्केलेटन हम देखने को मिले। फूड हैबिट लोगों की क्या है, यानी बड़ी सारी रिसर्च जहाँ पे चलती है। आपसे कोई पूछे कि राखी गढ़ी क्या है, ये एक लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, कहाँ, एक इंडियन कॉन्टिनेंट में। क्या है, एक लार्जेस्ट। इस साइट को जो एक खोज निकाला वो अमरेंद्र नाथ थे, उनके द्वारा खोज निकाला इसको। 500 साल पुराने लोगों के जो, ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कुछ उसके कानों के अंदर जो सोना छुपाया है, उसको जहाँ पे ये डिटेक्ट कर सकते हैं। सरस्वती रिवर प्लेन जो गागर रिवर से 27 किलोमीटर है, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा एक पहली साइट थी जो एक्सकैवेटेड इन 1921 अंडर सुपरविजन ऑफ दया राम साहिनी थे, जिनके द्वारा इसको खोज निकाला था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जहाँ इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम। अभी जहाँ पे कुछ रीजन इसके देखने को मिलते हैं वो रीजन आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे कि आप लास्ट लाइन में याद रख सकते हो कौन कौन सी सिविलाइजेशन कौन कौन सी रिवर के ऊपर है। जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इंडस रिवर के ऊपर इजिप्टियन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जहाँ से बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ इंडस। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो कौन से रिवर के ऊपर, नाइल रिवर के ऊपर। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जेकर टिग्रिस रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। बाकी इस तरह से और भी याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि द नॉन एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्या है, सुख्ता जेंडर। कहाँ पे है, बलूचिस्तान इन द वेस्ट, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा इन द ईस्ट, और दैमाबाद महाराष्ट्र में साउथ में है, मांडा जम्मू कश्मीर में। कुछ आपने याद रखने हैं जैसे कि हड़प्पन, इसकी लोकेशन क्या है,
पंजाब, पाकिस्तान बोल सकते हो, कौन से रिवर के ऊपर? रावी रिवर के ऊपर। मोहनजोदाड़ो, ये कहाँ पाकिस्तान में इसकी सिंध लोकेशन है, रिवर कौन सी? इंडस। सुख्ता जेंडर, ये कहाँ पाकिस्तान में? दस्ता है रिवर। उसके बाद या कालीबंगन, ये राजस्थान में गागर रिवर के ऊपर। लोथल अहमदाबाद में साबरमती रिवर के ऊपर। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। आप कुछ और भी याद रख सकते हो। पैलियोलिथिक एज में क्या था? जहाँ पे स्टोन यूज़ किए गए थे, खाना इकट्ठा किया गया था, फायर की इन्वेंशन हुई थी। मेसोलिथिक एज में स्मॉल स्टोन को यूज़ किया था, क्या बनाने के लिए? इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। किसानों ने खेती करना स्टार्ट कर दी थी लोगों ने यहाँ पे। नियोलिथिक एज में व्हील का आविष्कार हुआ, यानी लोग गाड़ी तक चला सकते थे। इसको PMNC के नाम से याद रखो पूरे सबको। P से पैलियोलिथिक, M से मेसोलिथिक, N से नियोलिथिक और C से चाकोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन इस तरह से इनकी डिस्कवरी हो गई चुकी थी। हड़प्पन जो कि पाकिस्तान रावी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, कुछ मैंने बताया आप लोगों को। और जॉन मार्शल थे जो DG थे आर्कोलॉजिकल, जिन अनाउंस की थी डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन? जॉन मार्शल ये थे। तो इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारे देख सकते हो कि इसकी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली थी, उसका नाम था पाडरी, गुजरात में देखने को मिली थी ये।